हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी नोट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग अरे ये क्या हो रहा है भाई, जिसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे रिफ्रैक्शन को। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस के बारे में। ठीक है, तो अब देखते हैं। मान लेते हैं कि एक स्फेरिकल सरफेस है। कौन सा स्फेरिकल सरफेस? कॉन्वेक्स। ठीक है, तो एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है और ये क्या हो जाएगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस स्फेरिकल सरफेस को थोड़ा सा ऐसे खींच देता हूं, मतलब ये कंप्लीटली जो है दैट इज मतलब ये कंप्लीटली स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, तो मान लीजिए कि बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 और स्फेरिकल सरफेस के अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। ठीक है, तो अब इनिशियली मान लेते हैं कि इधर एक ऑब्जेक्ट प्लेस है ओ, ये हो जाएगा हमारा पोल, राइट? हाँ, ये हो जाएगा हमारा पोल। तो अब अगर देखूं तो ऑब्जेक्ट से एक रे निकलेगी, ऐसे जाके इधर टकराएगी। हाँ डन। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी क्या, ये होगी हमारी इंसिडेंट रे। अच्छा, अब नॉर्मल क्या है? दिस इज नॉर्मल। एक परपेंडिकुलर लाइन कहाँ पे जाके टच होगी? हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे टच होगी। ठीक है, दिस इज नॉर्मल। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब ये क्या है? डेंसर मीडियम, तो रेयर से डेंसर आ रही है, तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होके कुछ इस तरह से इमेज इधर बनेगी, इमेज होगी इधर कहीं फॉर्म होगी, तो ये हो जाएगी हमारी इमेज आई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ठीक है, तो अब अज्यूम कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि ये वाला जो एंगल है दिस इज एंगल अल्फा, ये वाला एंगल को बीटा कह लेता हूँ और इस एंगल को गामा कह लेते हैं। कह सकते हैं? हाँ सर, कह सकते हैं। तो अब यहाँ से हमें क्या क्या पता चला? ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, मतलब ओ पी इज माइनस यू। ये हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर r, मतलब पी सी इज प्लस r। और ये हो जाएगा हमारा इमेज डिस्टेंस v, मतलब पी आई इज प्लस v। ठीक है, हाँ, ये प्लस माइनस समझ में आ गया, राइट? क्योंकि ऑपोजिट मतलब ऑब्जेक्ट को इस तरफ मेजर कर रहे हैं इसलिए माइनस आएगा और इन दोनों को इस तरफ मेजर कर रहे हैं इसलिए प्लस आएगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं क्या, इसकी डेरिवेशन कि क्या करना है। अब यहां से अगर मैं देखूं तो फ्रॉम फिगर हमारे पास दो अलग अलग ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल फ्रॉम फिगर की जगह फ्रॉम ट्रायंगल लिख लेता हूं। चलो, कौन सा ट्रायंगल है? पहला ट्रायंगल ये वाला ओ, इस पॉइंट को m बोल लेते हैं, ओ एम सी। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल ले सकता हूं मैं, ओ एम सी। हाँ सर, फ्रॉम ट्रायंगल ओ एम सी। अब वो वाला याद है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। हाँ, मतलब एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? इस ट्रायंगल में ओ एम सी में एक्सटीरियर एंगल है आई। I will be equal to interior angle alpha and beta, alpha plus beta. Answer done. And from triangle ये वाला CMI, CMI एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? एक्सटीरियर है बीटा, बीटा इज इक्वल टू इंटीरियर R एंड गामा, R प्लस गामा। तो यहां से R क्या हो जाएगा? बीटा माइनस गामा। ओके डन। ठीक है, अब अगर बात करूं यहां से tan अल्फा की, व्हाट विल बी tan अल्फा? tan अल्फा विल बी इक्वल टू ऑपोजिट यानी MP, एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हो, राइट? MP बाय एडजेसेंट दैट इज OP। tan बीटा क्या हो जाएगा? tan बीटा विल बी opposite MP by adjacent PC and tan gamma क्या हो जाएगा? opposite MP by PI, MP by PI। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं बात करूं फॉर पैराएक्सियल रे, फॉर पैराएक्सियल रे मतलब जो रे बहुत नजदीक है प्रिंसिपल एक्सिस के, tan theta is approximately equal to and sin theta is also approximately equal to theta। sin theta और tan theta किसके बराबर होंगे? थीटा के बराबर होंगे।
तो यहां से tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा को मैं अल्फा, बीटा और गामा लिख सकता हूँ. सो देयरफॉर अल्फा विल बी इक्वल टू mp अपॉन op and beta is equal to mp upon pc. Similarly, gamma is equal to mp by pi. ठीक है, आंसर डन. ओके, ये हमें वैल्यूज मिल गई. अब बात करते हैं फ्रॉम स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है n1 sin i is equal to n2 sin r. ठीक है, ओके. तो n1 व्हाट इज sin i? sin i को मैं i लिख सकता हूं क्योंकि sin थीटा को थीटा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू n2 इंटू r. व्हाट इज i नाउ? हम लोगों ने देखा है कि i इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एंड r इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा. सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. n1 इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू n2 इंटू बीटा माइनस गामा. आंसर डन. तो अब n1 इंटू व्हाट इज अल्फा? अल्फा यहां से हम लोगों ने देखा है कि mp बाई op प्लस व्हाट इज बीटा? mp अपॉन pc. ठीक है, इज इक्वल टू n2 इंटू व्हाट इज बीटा अगेन? mp अपॉन pc प्लस व्हाट इज गामा? सॉरी माइनस व्हाट इज गामा? mp बाई pi. ठीक है, सब में mp कॉमन है, कैंसिल कर सकता हूं, या तो इसको mp को बाहर लेके कैंसिल कर सकता हूं दोनों साइड, तो ऐसे भी कैंसिल कर सकता हूं. तो बचा क्या है? बचा है n1 इंटू 1 बाई op प्लस 1 बाई pc. op प्लस 1 बाई pc इज इक्वल टू n2 इंटू 1 बाई pc माइनस 1 बाई pi. ठीक है, हाँ सर, ठीक है, डन. तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट देते हैं. n1 इंटू 1 बाई व्हाट वाज op? यहां से देखो op क्या है? op है u, pc है r और pi है v. सब्स्टिट्यूट करते हैं. op इज माइनस u प्लस 1 बाई pc इज प्लस r इज इक्वल टू n2 इंटू व्हाट इज pc? r माइनस व्हाट इज pi? v. हाँ, डन. तो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो क्या हो जाएगा? n1 बाई माइनस n1 बाई u प्लस n1 बाई r इज इक्वल टू n2 बाई r माइनस n2 बाई v. अब r को एक साइड और v और u को एक साइड कर लेते हैं. ठीक है, तो इस माइनस 1 बाई प्लस 1 बाई r को इधर, n1 बाई r को इधर भेजूंगा तो माइनस हो जाएगा, और इस माइनस को इधर लूंगा तो प्लस हो जाएगा. तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा n2 बाई v माइनस n1 बाई u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r. ये हो जाएगा हमारा एक्चुअल फॉर्मूला. किसके लिए? कोई भी अगर स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है तो उसके लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा. अच्छा, अब इसको याद कैसे रखेंगे? व्हाट इज v? v इज इमेज डिस्टेंस. व्हाट इज u? u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो ऐसे याद रखेंगे कि n ऑफ इमेज मतलब जहां इमेज फॉर्म हो रही है डिवाइड बाई इमेज डिस्टेंस माइनस n ऑफ ऑब्जेक्ट जहां पे ऑब्जेक्ट है डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू n ऑफ इमेज माइनस n ऑफ ऑब्जेक्ट बाई r. तो इस तरह से इसको हम लोग याद रख सकते हैं. ठीक है, कि इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है डिवाइड बाई इमेज डिस्टेंस माइनस ऑब्जेक्ट कहाँ है डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज माइनस ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाई r. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस को सॉल्व कर सकते हैं. चलो नेक्स्ट. हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं लेंस की. ठीक है, लेंस क्या है? दो स्फेरिकल सरफेस को अगर जोड़ देंगे, ठीक है, a lens is an optical medium bounded by two surfaces of which at least one is spherical. एक तो स्फेरिकल होना चाहिए. ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लेंस. तो देखो इस अलग अलग टाइप के लेंस होते हैं हमारे पास. अगर दोनों तरफ से कॉन्वेक्स लेंस हो तो इसको हम लोग कहेंगे बाई कॉन्वेक्स. अगर एक साइड प्लेन हो और दूसरी तरफ कॉन्वेक्स हो तो प्लेनो कॉन्वेक्स. एक साइड कॉनकेव हो और दूसरी तरफ कॉन्वेक्स तो ये हो जाएगा कॉनकेवो कॉन्वेक्स. हाँ, अगर दोनों तरफ कॉनकेव हो तो इसको कहेंगे बाई कॉनकेव. एक तरफ प्लेन और दूसरी तरफ केव हो तो प्लेनो कॉनकेव. अगर एक तरफ कॉन्वेक्स हो और दूसरी तरफ कॉनकेव हो तो इसको कहेंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये साइड वाला जो था वो था कॉन्वेक्स, इसमें ये साइड वाला जो होगा वो होगा कॉनकेव.
ठीक है, तो कॉन्वेक्स से कॉनकेव और कॉनकेव कॉन्वेक्स। अच्छा, अब ये दोनों को हम लोग ज्यादा पढ़ेंगे, मतलब बाई कॉनकेव और बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स की अगर बात करूं, मतलब ऐसे रखेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें जो रेज फॉर्म होंगी, तो ऐसे रेज निकलेंगी और जाके फोकस को टच करेंगी ऐसे, ठीक है, मतलब रेज जो है एक्चुअली मीट कर रही है। तो अगर मीट करेंगी तो यहाँ पे इमेज कैसी बनेगी, रियल इमेज बनेगी, मतलब फोकस कैसा होगा, रियल फोकस होगा। और इस टाइप के लेंस को हम लोग कहेंगे कन्वर्जिंग लेंस। क्या कहेंगे इसको, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग यानी कौन सा, कॉन्वेक्स। कौन सा कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि रेज जो है कन्वर्ज हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखो तो रेज डाइवर्ज हो रही है, तो इस टाइप की इमेज, इस टाइप के लेंस को हम लोग कहेंगे डाइवर्जिंग लेंस। या तो कौन सा है, कॉनकेव लेंस। कौन सा, बाई कॉनकेव लेंस, ठीक है। यहाँ पे जो फोकस फॉर्म होता है दैट इज वर्चुअल फोकस, मतलब एक्चुअल फोकस नहीं है, रे मिलती हुई दिखाई दे रही है बट एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, ठीक है। तो मतलब ये कंप्लीटली उल्टा हो गया, राइट। हाँ, कॉनकेव मिरर की अगर बात करें तो उसमें क्या था, कॉनकेव मिरर में रियल इमेजेस यानी रियल फोकस था, यहाँ कॉनकेव लेंस में वर्चुअल फोकस हुआ। वहां कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल फोकस था, बट इधर कॉन्वेक्स लेंस में रियल फोकस। मतलब जो भी चीजें हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ी थी, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के लिए पढ़ेगी। जो भी चीजें हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर के लिए पढ़ी थी, यहाँ पे कॉनकेव लेंस के लिए पढ़ेंगे। तो मतलब कंप्लीटली ऑपोजिट ऐसे, ठीक है। हाँ चलो, यहाँ पे लिखा हुआ है अ लेंस विच कन्वर्जेस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। मतलब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएंगे, अगर उसको कन्वर्ज करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग लेंस कहेंगे। और अगर उसको डाइवर्ज करेंगे, a lens which diverges a parallel beam of light is known as diverging lens. Converging lens कौन सा था, convex lens। diverging lens कौन सा होगा, concave lens। ऑप्टिक सेंटर किसको कहते हैं, ये सेंटर वाला सेंट्रल पार्ट को, इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिक सेंटर, ठीक है। देखो क्या है, ऑप्टिक सेंटर ऑफ लेंस इज दैट पॉइंट on the principal axis inside the lens such that all the rays passing through this point will have the emergent ray parallel to the corresponding incident ray। मतलब इंसिडेंट रे जो होगी, मतलब अगर इस पॉइंट से पास होंगे तो इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिक सेंटर। प्रिंसिपल फोकस, ये तो आप लोगों को पता है, the point through which parallel light after refraction passes through it in case of convex lens and appears to passes through it in case of concave lens, उसको हम लोग कहते हैं फोकस। कंप्लीटली ऑपोजिट है राइट। यहाँ पे कॉनकेव मिरर था, यहाँ पे कॉनकेव सॉरी कॉन्वेक्स मिरर था, सिर्फ उल्टा हो गया। कॉन्वेक्स लेंस पे एक्चुअली मीट करेंगी और कॉनकेव लेंस पे अपीयर्स टू मीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फोकल लेंथ किसको कहते हैं, उसमें पोल से फोकस तक का डिस्टेंस। इसमें ऑब्जेक्ट ऑप्टिक लेंस, मतलब ऑप्टिक सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक के डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस, ठीक है। अच्छा, वहां पे हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला देखा था, वो क्या था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे लेंस फॉर्मूला होगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस बनाते कैसे, ठीक है। चलो, अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक लेंस है, यहाँ पे लेंस बनाने का कुछ आइडिया है ही नहीं, चलो देखते हैं, मैं ही बना लेता हूँ, ठीक है। देखो, ये है हमारे पास बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। तो दो अलग अलग कॉन्वेक्शंस है, तो मान लेता हूँ इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है r1 और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है r2, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा ऑप्टिक सेंटर O। ऑप्टिक सेंटर को मैं O से मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम लोग O से ये करेंगे, तो अब ऑप्टिक सेंटर मान के चलिए, ठीक है। चलो, अब अगर इधर बात करूं, इनिशियली मान लेते हैं कि इधर एक ऑब्जेक्ट है O, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट से ऑब्वियसली सर रेज निकलेंगी, ठीक है। तो ऐसी यहाँ से ऐसी रे निकलेगी, डन। ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी इंसिडेंट रे,
ठीक, अब ये होगा नॉर्मल, ऑब्वियस है। अब रेयर से डेंसर जा रही है, तो रे कैसे बेंड होगी? रे बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, तो मतलब ऐसे ऐसे। अच्छा, अब मान लो कि अगर ये वाला लेंस नहीं होता तो यही उसका पाथ होता, राइट? जैसे कि हम लोगों ने इधर देखा था, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस में यही उसका पाथ था, क्योंकि इधर दूसरा लेंस नहीं था। बट यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास एक दूसरा लेंस भी आ गया, दूसरा कॉन्वेक्स लेंस। तो मतलब ये जो इमेज फॉर्म हुई थी वो थी वर्चुअल इमेज। हाँ, तो मतलब ऐसी वर्चुअल इमेज हमारे पास फॉर्म होगी, मतलब इधर इस पॉइंट पे एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी जिसको हम लोग कहते हैं आई डैश। ओके, डन। अब एक्चुअल इमेज कहां फॉर्म होगी? इधर जाने के बाद ये क्या होगा, इस पॉइंट पे आने के बाद सोचेगा कि फिर से हम लोग कहां जा रहे हैं, डेंसर टू रेयर, तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। हाँ, ऐसे जाने के लिए टूवर्ड्स नॉर्मल कुछ ऐसे बेंड हो जाएगा, कहीं इधर फॉर्म होगी इमेज। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी एक्चुअल इमेज आई। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ये हो जाएगा हमारा एक्चुअल इमेज डिस्टेंस v, और ये हो जाएगी हमारी वर्चुअल इमेज डिस्टेंस v डैश। ठीक है सर, डन। तो मान लेते हैं ये पॉइंट है a, ये पॉइंट है b, ये c और ये d। तो अब दो अलग अलग रिफ्रैक्शंस होंगे, पहला रिफ्रैक्शन इस लेंस की वजह से, दूसरा रिफ्रैक्शन इस लेंस की वजह से। तो चलो देखते हैं दोनों रिफ्रैक्शंस। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन थ्रू ए बी सी। ठीक है सर, तो ए बी सी यही था, ए बी एंड सी, हाँ यही था। तो यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट था ओ, तो यहां से ऐसे रे निकली थी और एक वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई थी, राइट? यहां पे एक वर्चुअल इमेज यहां पे फॉर्म हुई थी आई डैश। इनिशियली सिर्फ अगर ये लेंस होता तो ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u और ये हो जाएगी हमारी इमेज डिस्टेंस v डैश, राइट? हाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ है n1 में और इमेज कहाँ है n2 में। तो अब यहां पे अगर हम लोग क्या लिखेंगे, उसका फॉर्मूला लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा? मैंने आपको समझाया था, n ऑफ इमेज, इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है n2 डिवाइड बाई इमेज डिस्टेंस यानी v डैश, माइनस n ऑफ ऑब्जेक्ट यानी n1 डिवाइड बाई u। इसको हम लोग दूसरे कलर से लिख लेते हैं, n ऑफ इमेज बाई इमेज डिस्टेंस माइनस n ऑफ ऑब्जेक्ट बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू n ऑफ इमेज माइनस n ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है r1, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं? यहाँ पे लिख सकता हूँ डिवाइड बाई r1। ये हो जाएगा इक्वेशन, डन। अब बात करते हैं दूसरे लेंस की। दूसरे लेंस की अगर बात, दूसरी साइड की बात करते हैं, मतलब रिफ्रैक्शन थ्रू ए डी सी। ठीक है, मतलब ये साइड ए डी सी। ओके, अब इसमें क्या होगा, पहले वाले की जो इमेज थी, राइट, पहले वाले की जो वर्चुअल इमेज थी, इट एक्ट्स एज अ ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड वन, सेकेंड लेंस, सेकेंड मिरर। ठीक है, सेकेंड स्फेरिकल सरफेस। तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा आई डैश, मतलब ये थी हमारी इंसिडेंट रे, राइट? दिस इज नथिंग बट आर वर्चुअल इमेज, मतलब ये एज एन ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा। ठीक है, ओके, एज एन ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा बस। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है, एज एन ऑब्जेक्ट दिखाई देगा उसको। हाँ, तो इमेज एक्चुअल फॉर्म कहाँ हो रही है? इमेज फॉर्म हो रही है इधर, ये हो जाएगा आई, मतलब ये है वी। हाँ सडन। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा ऐसे। तो एन ऑफ इमेज, एन ऑफ इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? इमेज फॉर्म हो रही है रेयर साइड, यानी यहाँ पे होगा n1 और ये होगा n2 हमारा, राइट? अंदर की तरफ n2 था और बाहर एरर रेयर है। हाँ, डन। तो इमेज फॉर्म हो रही है n1 पे डिवाइड बाई v, माइनस ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रहा है n2 पे। ठीक है,
ऑब्जेक्ट तो N2 पे ही था राइट, हाँ इधर अंदर की तरफ ऑब्जेक्ट इसको इधर ही दिखाई देगा, बस उसकी इमेज उधर बनती हुई दिखाई देगी। मतलब इधर से जो निकलेंगे रेज ऐसे देखो, ये वाले रेज उसको ऑब्जेक्ट की तरह आते हुए दिखाई देंगे। हाँ, तो ऑब्जेक्ट का N2 डिवाइड बाई V डैश इज इक्वल टू N ऑफ इमेज यानी N1 माइनस N ऑफ ऑब्जेक्ट N2 डिवाइड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है R2। अब इसको मुझे इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है N2 माइनस N1 के, तो इसको अगर मैं माइनस कर लूं तो ये हो जाएगा, इसको क्या लिख सकता हूं मैं N2 माइनस N1 डिवाइड बाई माइनस R2, ये हो जाएगा इक्वेशन डन, इजी। हाँ तो अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, चलो देखते हैं दोनों इक्वेशंस को हम लोग ऐड करना है। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है N2 बाई V डैश माइनस N1 बाई U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R1, N2 बाई V डैश माइनस N1 बाई U। अच्छा पहले इसका भी लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं क्या है, N1 बाई V डैश माइनस N2 बाई N1 बाई V माइनस N2 बाई V डैश। अच्छा ये प्लस है राइट, हाँ ऐड ही कर रहे हैं, चलो प्लस इंटू माइनस माइनस हो इज इक्वल टू यहाँ पे N2 माइनस N1 दोनों में कॉमन है, देखो N2 माइनस N1 N2 माइनस N, तो अंदर क्या आ जाएगा इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, जब ऐड करेंगे तो ये आएगा। अब यहाँ से कैंसिल क्या होगा, N2 बाई V डैश माइनस N2 बाई V डैश कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या है N1 बाई V माइनस N1 बाई U, ओके इज इक्वल टू N2 माइनस N1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, डन। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है N1, अंदर आ जाएगा 1 बाई V माइनस 1 बाई U इज इक्वल टू N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, ठीक है। अब इस N1 को इधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 1 बाई V माइनस 1 बाई U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइड बाई N1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, ठीक है। अब यहां पर हम लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब इसी को 1 बाई V माइनस 1 बाई U क्या है, व्हाट इज 1 बाई V माइनस 1 बाई U, ये था 1 बाई F बाई लेंस फॉर्मूला, हाँ तो यहीं पे हम लोग स्टॉप कर सकते हैं ऐसे, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई F दैट इज इक्वल टू 1 बाई V माइनस 1 बाई U इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या है, ये जो डिनोमिनेटर है N1 वो दोनों का है N2 एज वेल एज N1, तो N2 बाई N1 माइनस N1 बाई N1 क्या हो जाएगा, N2 बाई N1 माइनस 1 हो जाएगा इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, ये हो जाएगा एक्चुअल फॉर्मूला। अच्छा अब N2 बाई N1 को भी हम लोग एक और टर्म लिख सकते हैं जो कि ऐसे 1 बाई F इज इक्वल टू 1 बाई V माइनस 1 बाई U इज इक्वल टू N21, N21 बोलने का मतलब क्या है, N21 इज नथिंग बट N2 अपॉन N1, ठीक है। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं N21, इसको भी N2 बाई N1 ही बोलते हैं, दोनों सेम चीज है। इसको ऐसे लिख सकता हूं या तो N ऑफ 2 बाई 1 भी लिख सकता हूं, माइनस 1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। इसका कहने का मतलब क्या है, N21 बोलने का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, इसको हम लोग क्या कहेंगे N21 या तो N21 ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये दो अलग फॉर्म में भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। अच्छा अब वहां पे हम लोगों ने जो लीनियर मैग्निफिकेशन देखा था वो क्या था, लीनियर मैग्निफिकेशन वाज हाइट ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ सर यही था, इज इक्वल टू, अब हाइट ऑफ इमेज जो आ रही थी हमें आ रही थी नेगेटिव, मतलब नीचे की तरफ फॉर्म हो रही, माइनस इमेज जो फॉर्म हो रही थी वो पॉजिटिव साइड फॉर्म हो रही थी और ऑब्जेक्ट था हमारा नेगेटिव साइड, तो यहां से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा m विल बी इक्वल टू v बाई यू। बस इसका इतना ही याद रखना है आप लोगों को कि जो लेंस का मैग्निफिकेशन होगा दैट इज
प्लस वी बाई यू इंस्टेड ऑफ माइनस वी बाई यू, ठीक है। एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू वी बाई यू, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी बाई यू, ठीक है। मैग्निफिकेशन किसको कहते हैं? उसी का रेशियो, साइज ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज कितना बड़ा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर्स ऑन विच फोकल लेंथ एंड द पावर ऑफ लेंस डिपेंड। हाँ, फोकल लेंथ किस पे डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंस। तो यहां से n2 by n1 क्या है? n2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सरफेस, राइट? हाँ, तो उस पे 1 by f किस पे डिपेंड कर रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे पहले। ओके डन। नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग n2 पे भी डिपेंड कर रहा है और n1 पे भी डिपेंड कर रहा है। हाँ, दोनों हो गए डन। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सरफेसेस, हाँ दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, यानी 1 by f का जो फॉर्मूला था दैट वाज n2 upon n1 minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2। तो यहां से अगर देखें तो n2 पे भी डिपेंड कर रहा है, n1 पे भी डिपेंड कर रहा है और दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये तीन फैक्टर्स पे हमारा फोकल लेंथ डिपेंड करेगा। अब पावर की बात आगे करते हैं इधर, ठीक है। व्हाट इज पावर? पावर ऑफ लेंस को डिफाइन कैसे करते हैं? It is defined as the tangent of the angle by which it converges or diverges area of light, ठीक है। मतलब जब कन्वर्ज करेगा, अगर या डाइवर्ज करेगा, तो मतलब अगर डाइवर्ज करेगा तो ऐसे एंगल इधर थीटा बनाएगा, तो कितने एंगल से कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है, उसके टेंजेंट को हम लोग क्या कहते हैं? पावर ऑफ लेंस, ठीक है। तो द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट एट द यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से 1 मीटर डिस्टेंस पे अगर रे आएगी, मतलब मान लीजिए कि ऑप्टिकल सेंटर है, यहां से 1 मीटर डिस्टेंस पे एक रे आ रही है और वो कितने एंगल से कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, उसके टेंजेंट को हम लोग यानी tan थीटा को उसके हम लोग क्या कहेंगे? पावर कहेंगे, ठीक है। तो P इज इक्वल टू tan थीटा। अब यहां से अगर tan थीटा निकालो, व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा इज ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ऑपोजिट है 1 बाय एडजेसेंट है f, तो पावर विल बी इक्वल टू 1 बाय f, ठीक है। तो पावर का जो फॉर्मूला होगा दैट इज tan थीटा, दैट इज नथिंग बट 1 बाय फोकल लेंथ, और जो पावर की यूनिट होगी वो होगी डायोप्टर, ठीक है। तो 1 डायोप्टर किसको कहते हैं? अगर फोकल लेंथ 1 मीटर होगा, सिंपल। द पावर ऑफ द लेंस 1 डायोप्टर इफ द फोकल लेंथ इज 1 मीटर, अगर फोकल लेंथ 1 मीटर होगा तो पावर कितना होगा? 1 डायोप्टर होगा। अच्छा, तो अब इधर से 1 by f को हम लोग क्या कह सकते हैं? पावर भी कह सकते हैं। तो ये पावर का भी फॉर्मूला है या फोकल लेंथ का भी फॉर्मूला है, दोनों का फॉर्मूला सेम ही होगा। 1 by f इज नथिंग बट पावर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ए पॉइंट सोर्स इन एयर इज केप्ट 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस ग्लास, ठीक है। अगर कॉनकेव है तो यू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 24 सेंटीमीटर, ओके डन। अच्छा, ये दिया हुआ है कि म्यू एज, मतलब म्यू ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर कितना है? 1.5, ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, म्यू एच जी। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर, आर कितना दिया हुआ है? माइनस 60 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि वो कॉनकेव मिरर, मतलब कॉनकेव ग्लास है, राइट। फाइंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट सोर्स। पहले तो नेचर फाइंड करना है इमेज का, कि कैसी है, एनलार्ज है, इन्वर्टेड है, क्या है। उसके बाद पॉइंट सोर्स से कितनी दूर है वो निकालना है, एक्चुअल डिस्टेंस नहीं, इमेज का डिस्टेंस नहीं, पॉइंट सोर्स से कितना डिस्टेंस है इमेज का वो निकालना है। देखते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं, राइट। क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 1 by v minus 1 by u is equal to mu2 by mu1 minus 1, या तो mu2 by mu1 को क्या लिख सकता हूं मैं? mu of 2 with respect to 1 minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2। क्या ये फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, नहीं, राइट। हाँ, नहीं कर सकते, क्योंकि हमें दो रेडियस ऑफ कर्वेचर में सिर्फ एक स्फेरिकल सरफेस है। हाँ, तो ये फॉर्मूले से सॉल्व नहीं कर सकते। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सर? फॉर्मूला लगाएंगे पहले वाला, मैंने कहा था n ऑफ इमेज यानी n2 बाय n ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी बाय इमेज डिस्टेंस माइनस n ऑफ ऑब्जेक्ट n1 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाय डन। इसको लगा सकते हैं? हाँ सर लगा सकते हैं। n2 क्या है? n2 है 1.5, क्योंकि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1, तो 1.5 विल बी
1.5 डिवाइड बाई v जो हमें निकालना है -1, राइट। एयर का कितना है 1 डिवाइड बाई u कितना है -24, तो ये हो जाएगा +24 इज इक्वल टू n2 minus n1, 1.5 minus 1 will be 0.5 divided by what is r -60। ओके डन। इसको इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5 डिवाइड बाई v इज इक्वल टू ये 0.5 को क्या मैं 1/2 लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा -1/120 -1/24, ठीक है डन। तो अब ये क्या हो जाएगा 1.5 डिवाइड बाई v इज इक्वल, अब इन दोनों में ये क्या होगा मतलब एलसीएम मैं थोड़ा सा भूल जाता हूँ, ठीक है, मतलब क्या बोलना है वो भूल जाता हूँ। एलसीएम तो 120 और 24 का एलसीएम क्या होगा 120 ले सकते हैं, राइट। हाँ चलो 120 अगर लेंगे तो 24 के टेबल में 5 टाइम्स आएगा, हाँ आएगा, चलो 120, राइट। तो -1 -5, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -6/120, तो 6 1 जार 6 20 जार। तो अब यहां से देखेंगे तो ये होगा 1.5/v इज इक्वल टू -1/20, राइट। देखो हाँ -1/20। तो ये क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v इज इक्वल टू -20 इंटू 1.5 विल बी -30 सेंटीमीटर। यहां पे जो है हमारी इमेज एक्चुअल में फॉर्म होगी, ठीक है, ओके डन। तो इमेज कैसी है माइनस में ही है, मतलब इन्वर्टेड इमेज इज, सबसे पहली बात रियल है क्योंकि सेम साइड, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, क्यों, क्योंकि दूर फॉर्म हुई है तो ऑब्वियसली मैग्नीफाइड होगी। मैंने आप लोगों को कहा था कि जितना ज्यादा पोल से दूर होगी उतनी बड़ी इमेज होगी, तो मैग्नीफाइड है। वो 24 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट था, ये 30 सेंटीमीटर में इमेज है। तो ऑब्जेक्ट से कितना डिस्टेंस होगा, ऑब्वियसली 30 से 24 तक कितना है 6 सेंटीमीटर। सो द इमेज इज 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट सोर्स, मतलब पॉइंट सोर्स से कितनी दूर होगी 6 सेंटीमीटर अवे होगी ये हमारी इमेज जो फॉर्म होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है, अ थिन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, मतलब इक्वली कॉन्वेक्स है, मतलब बाई कॉन्वेक्स, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर r, मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है μ1, इज केप्ट कोएक्सियली, मतलब सेम एक्सिस में, इन कॉन्टैक्ट विद इक्वी कॉन्केव लेंस, मतलब बाई कॉन्केव लेंस के, ऑफ सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 जो कि μ1 से बड़ा है। फाइंड, क्या फाइंड करना है, द रेशियो ऑफ देयर पावर्स एंड द पावर्स ऑफ द कॉम्बिनेशन एंड इट्स नेचर। चलो देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस फॉर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, क्या होगा पावर ऑफ 1 दैट इज नथिंग बट 1/f1 विल बी इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है पावर का, फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पढ़ा है क्या, म्यू ऑफ 2/1, राइट। हाँ ये देखो यहाँ पे n2/n1 -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। चलो n2/n1 को हम लोग, तो अब मान लीजिए कि n1 एयर ही है तो एयर का 0 होगा, तो μ1 -1 इंटू 1/, अच्छा अब R1 और R2 दोनों बराबर होंगे क्योंकि इक्वी कॉन्वेक्स, इक्वली कॉन्वेक्स लेंस है, ओके डन। अब अगर ऐसे देखो तो R1 हम लोग कहां मेजर करेंगे, इस साइड, दिस इज R1, और इस साइड मेजर करेंगे हम लोग R2, तो पहले वाला पॉजिटिव होगा, राइट R, और दूसरे वाला नेगेटिव होगा, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस 1/, ये हो जाएगा इक्वी कॉन्वेक्स में, ठीक है डन। तो ये क्या आ जाएगा P1 इज इक्वल टू μ1 -1 इंटू 1/r प्लस 1/r विल बी 2/r, ये हो गया इक्वेशन 1। चलो डन। अब बात करते हैं फॉर इक्वी कॉन्केव, फॉर इक्वी
कॉनकेव। ठीक है, अब ये क्या होगा, पावर P2 बोल लेता हूँ 1/F2 इज इक्वल टू, यहाँ पे μ2 -1 होगा ऑब्वियसली, हाँ सर, इनटू, अब इक्वी कॉनकेव ऐसे आता है, सॉरी ऐसे, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा R1, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा R2, तो ये क्या होगा, पहले वाला नेगेटिव होगा -1/R1 माइनस दूसरे वाला पॉजिटिव होगा तो 1/R2, डन, हाँ सर डन। ठीक है, तो क्या होगा, P2 विल बी इक्वल टू μ2 -1 इनटू -1/R1 -1/R2, सॉरी 1/R1 और 1/R2 दोनों सेम है, राइट, तो -1/R -1/R, तो ये क्या हो जाएगा -2/R, ठीक है, हाँ डन। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए रेशियो ऑफ देयर पावर्स, तो देख लेते हैं रेशियो क्या होगा, P2/P1 इज इक्वल टू, P2 क्या है, μ2 -1 डिवाइड बाई इंटू 1 -2/R डिवाइड बाई μ1 -1 इंटू 2/R, ठीक है। तो अब अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, μ2 -2 ये सिर्फ माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा, राइट, हाँ, तो 2/R से 2/R चले जाएगा, इसको माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या होगा 1 -μ2, क्योंकि -2 - +1 हो जाएगा, -μ2 -μ2 हो जाएगा डिवाइड बाई μ1 -1, तो ये हो जाएगा इसका रेशियो ऑफ पावर, डन। अच्छा, अब पावर ऑफ कॉम्बिनेशन पूछ रहे हैं, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन सिंपली ऐड कर लेते हैं हम लोग, कोएक्सियल रखा हुआ है, तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अब जब दोनों को ऐड करेंगे क्या है, P1 कितना है, μ1 -1 इंटू 2/R प्लस μ2 -1 इंटू -2/R, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2/R कॉमन है, तो अंदर क्या आ जाएगा, μ1 -1, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -μ2, तो +1 -μ2, ठीक है, तो +1 से -1 चला जाएगा, तो बचेगा क्या, P इज इक्वल टू 2/R इंटू μ1 -μ2, ये आ जाएगा टोटल पावर, कॉम्बिनेशन का पावर, ठीक है, इजी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, find the two possible positions of an object kept in front of the lens of 5 diopter so that the image formed in both cases is 4 times magnified, मतलब इमेज जो फॉर्म हो रही है वो 4 गुना मैग्नीफाइड है, तो देखते हैं कैसे 4 गुना मैग्नीफाइड होता है। 4 गुना मैग्नीफाइड दो तरीके से हो सकती है, अगर इमेज रियल हो और इरेक्ट हो, रियल की बात छोड़ दो, अगर इमेज इरेक्ट हो तो +4 होगा, अगर इमेज इन्वर्टेड हो तो -4 होगा, सिंपल से, हाँ, तो दो अलग अलग केसेस। तो पहले बात कर लेते हैं, पावर कितना है, +5 डायोप्टर, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा +2.5, हाँ नहीं गलत, फोकल लेंथ कितना होगा, देखो फोकल लेंथ इज 1/पावर, तो 1/पावर क्या है, 5, 1/5 मीटर है, हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर हमारा फोकल। अब हमें चाहिए क्या, फाइंड द 2 पॉसिबल पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ लेंस। ओके, चलो सबसे पहले केस 1 देख लेते हैं। केस 1 में मैग्निफिकेशन +4 मान लेते हैं, इसका मतलब क्या है, जो V होगा दैट विल बी 4 टाइम्स ऑफ U, हाँ राइट, M इज इक्वल टू V/U, तो जो V होगा दैट विल बी 4 टाइम्स ऑफ U। तो अब हमें फॉर्मूला पता है 1/V - 1/U इज इक्वल टू 1/F, तो देखो 1/V की जगह 4U - 1/U इज इक्वल टू 1/F कितना, 20। अब जहां से सॉल्व करूंगा तो 4U, सेम अगर 4U लूंगा तो यहाँ क्या होगा, 1 - 4 राइट इज इक्वल टू 1/20, ये क्या हो जाएगा, 1 - 4 इज -3/4,
4u इज इक्वल टू 1/20। तो यहाँ से 4u इज इक्वल टू -60, तो u इज इक्वल टू -60/3 सेंटीमीटर। ठीक है, डन। ये कब आया है? जब हम लोगों ने केस 1 लिया, मैग्निफिकेशन +1 था, +4 था। अगर मैग्निफिकेशन -4 है तो इफ m इज इक्वल टू -4 यानी केस 2, तो v विल बी इक्वल टू -4u, यही होगा। हाँ सर, तो 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1/-4u - 1/u इज इक्वल टू 1/20 सेंटीमीटर। ओके, तो अब -1/u - 1/4u कितना होगा? अगर मान लो जैसे मैं 4u लेता हूँ तो ये आएगा -1 और ये आएगा -4 इज इक्वल टू 1/20, तो ये जाएगा -5/4u इज इक्वल टू 1/20। ठीक है, तो यहां से अगर देखूंगा तो 4u इज इक्वल टू -100, सो u विल बी इक्वल टू -100 एक मिनट 5 2 20 राइट। हाँ, एक मिनट, -100/4, तो u कितना हो जाएगा? -25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे कितना आया था? 60/4 राइट। हाँ, 60/3 लिख रहा हूँ मैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 4u इज इक्वल टू -60, u इज इक्वल टू -60/4 कितना आएगा? -15 सेंटीमीटर आएगा। ये आएगा -15 और ये आएगा -25 सेंटीमीटर। डन, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन देखो, द फिगर शोज अ वाटर कॉलम BCFE सराउंडेड बाय 2 मीडिया 1 and 3। अच्छा, मीडिया 1 और 3, बीच में वो है वाटर, और सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, मतलब 1 और 3 दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? √2, और इसका भी √2 है। A ray of light from point source S is incident on the surface BE, okay, at an angle of 30 degree। हाँ, वो भी दिया हुआ। Trace the path of ray through medium 2 and 3 as it emerges out of the face CG। यहीं से कर लेते हैं, चलो देखो। हाँ, तो अब क्या होगा? √2 मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.414। हाँ सर, 1.41 लिख लेता हूँ, चलो। तो अब डेंसर टू रेयर, एयर की वैल्यू 1.33 है राइट। एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 1.33, हमें पता है, सॉरी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होगा। अब डेंसर टू रेयर जा रही है, तो टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल? ऑब्वियसली अवे फ्रॉम नॉर्मल, थोड़ा सा ऐसे, हाँ थोड़ा सा, तो इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ऊपर है। ओके डन। अब ये होगा हमारा नॉर्मल। हाँ सर, फिर रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल, थोड़ा सा ऐसे, हाँ डन। अब नॉर्मल क्या होगा? ये होगा नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल राइट। हाँ, अब फिर से डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब अवे फ्रॉम नॉर्मल कैसा होगा? ये नॉर्मल है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल कहीं ऐसे, मतलब स्ट्रेट लाइन में जाने की जगह थोड़ा सा ऐसे चले जाएगी, ऐसे। ठीक है, तो ये इमर्जेंट रे हमें दिखानी थी, हम लोगों ने दिखा दी। डन, पहला वाला कंप्लीटेड। और फाइंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस, मतलब ये एंगल हमें निकालना है, ये निकालना है कि कितना होगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले अगर इन दोनों की बात करूं, यहां से क्या मैं स्नेल्स लॉ यूज कर सकता हूं? साइन n1 साइन i इज इक्वल टू n2 साइन r। अब देखो इधर देखो, यहां पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा उसको मान लेता हूं मैं r1, तो यही r1 इधर भी होगा, सेम राइट। हाँ, तो यहाँ अंदर जो रिफ्रैक्टिव ये आएगा उसको मान लेते हैं r2। ठीक है, तो अगर ये r2 निकाल लेंगे तो हमें इजी होगा सॉल्व करने के लिए। हाँ, इजी हो जाएगा।
चलो देखते हैं। तो सबसे पहले n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r1 i r1। तो n1 कितना है, n1 है √2, या तो 1.41 रख लेता हूँ, ठीक है 1.414 इनटू sin i sin 30 कितना होगा, sin 30 इज 1/2, चलो इज इक्वल टू n2 हमारा कितना है 1.33 इनटू sin r जो कि हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से sin r1 क्या हो जाएगा, sin r1 विल बी 1.414 डिवाइड बाई 2 इंटू 1.33, ठीक है। तो ये कितना होगा, सॉल्व कर लेते हैं। (1.414) डिवाइड बाई 2, पहले डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू 1.33 2.66 होगा, 1.414 डिवाइड बाई 2.66 0.53 कितना आ जाएगा 0.53। चलो इसको ऐसे रख लेते हैं क्योंकि आगे यही काम आने वाला है, साइन डायरेक्टली हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं साइन r1। हाँ अब देखते हैं क्या होगा। अब सेकेंड वाले की अगर बात करें तो ये क्या होगा, देखो अगर इसे यूज करूंगा राइट इन दोनों के बीच में, तो ये इंसिडेंट रे होगी r1 और इधर आएगा हमारा r2। तो r2 हमें निकालना है, तो n ऑफ वाटर इंटू साइन r1 इज इक्वल टू n ऑफ समथिंग मीडियम इंटू साइन r2। तो n ऑफ वाटर कितना है 1.33, साइन r1 कितना आया था 0.53, n ऑफ मीडियम कितना है 1.414 इंटू साइन r2 हमें निकालना है। चलो देखते हैं, तो 0.53 इंटू 1.33 कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 0.70, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करना है राइट, तो साइन r2 क्या होगा 0.7069 डिवाइड बाई 1.414, चलो डिवाइड कर लेते हैं, 0.7069 डिवाइड बाई 1.414 कितना आ गया 5.5 ऑलमोस्ट, कितना आ गया साइन r2 इज इक्वल टू 0.5। 0.5 क्या है, 0.5 इज 1/2। हाँ साइन थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा 30 डिग्री के बराबर होगा तब। ओके डन, r2 कितना आ गया 1/2। अब अगर इधर से देखो तो ये है r2, हाँ सर ये वाला है r2, तो मतलब ये हमारा सरफेस था राइट, कुछ ऐसा सरफेस था ये, यहां से जो रे आ रही थी राइट, देखो यहां से जो रे आ रही थी उसका एंगल है कितना r2, मतलब ये वाला एंगल कितना है r2। थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर लूं, देखो इधर देखो इधर देखो, अब रे कैसे आ रही थी, ऐसे कुछ कुछ ऐसे देखो ऐसे आ रही थी, ड्रॉ कर लेते, कुछ ऐसे रे आ रही थी, ठीक है। तो रे ये जो एंगल बना रही है दैट इज r2, और ये वाला एंगल कितना है, ये वाला है 60 डिग्री, ठीक है। तो अब ये जो एंगल बनाएगी रे, ये जो एंगल बनाएगी मतलब नॉर्मल से, दैट इज नथिंग बट इमर्जेंट रे, यही एंगल है। r2 कितना है 30 डिग्री, तो ये मान लेता हूँ ये x है, ये y है और ये z है। x एंगल कितना है 30 डिग्री, y एंगल z एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ऑब्वियस है y कितना होगा, y होगा 90 डिग्री। हाँ ये होगा 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री बोलने का मतलब इमर्जेंट रे जो है वो नॉर्मल की तरह ही जा रहे हैं, मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। 90 डिग्री कब होगा, जब इस सरफेस से स्ट्रेट जाएगा, तो सरफेस से स्ट्रेट क्या होता है, ये नॉर्मल ही है और यही इमर्जेंट रे है, ठीक है। y एंगल इज 90 डिग्री, दैट मींस इमर्जेंट रे E makes an angle 0 डिग्री विथ नॉर्मल, नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगा 0 डिग्री, और अगर सरफेस के साथ पूछेंगे तो 90 डिग्री। अब पूछा क्या है, फाइंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना होगा एट द फेस, फेस से कितना होगा 90 डिग्री, और अगर नॉर्मल से पूछेंगे तो 0 डिग्री। डन, अच्छा आगे बढ़ते हैं। सॉरी एंगल ऑफ इमर्जेंस यही है राइट, एंगल ऑफ इमर्जेंस इसको ही कहते हैं, फेस से तो पूछता ही नहीं है। हाँ एंगल ऑफ इमर्जेंसी 0 डिग्री,
ठीक है, एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना होगा हमारा 0 डिग्री। नेक्स्ट बात करते हैं, ए कन्वर्जिंग लेंस मेड ऑफ ग्लास म्यू इज इक्वल टू 1.5 ओके हैज इट्स स्फेरिकल फेसेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग लेंस मतलब बाई कॉन्वेक्स लेंस। फाइंड इट्स फोकल लेंथ इन एयर एंड व्हेन इट इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25। चलो फोकल लेंथ फाइंड करना है, तो सबसे पहले फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू n2/n1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यही है। तो 1/f इज इक्वल टू व्हाट इज n2, पहले वाले का 1.5 डिवाइड बाय n1, पहले एयर है, ये पहला वाला फर्स्ट सब क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, एयर का 1 है माइनस 1 इंटू 1/r1 कितना होगा, r1 है 10, कौन सा है, कन्वर्जिंग लेंस बाई कॉन्वेक्स लेंस, इधर से प्लस 10 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा 1/20। डन, हम लोगों ने पहले देख रखा है। चलो तो ये कितना होगा, 1/f इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 विल बी 0.5, ठीक है, यानी इसको 1/2 लिख सकता हूँ मैं, इंटू अगर 20 एलसीएम लूंगा तो ये कितना हो जाएगा 1 + 2, राइट, तो ये कितना होगा 3 डिवाइड बाई 20 इंटू 2 40, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 40/3 सेंटीमीटर। ये हमारा फोकल लेंथ कब, एयर में। चलो अब देखते हैं कोई लिक्विड में जब जाएगा तब, लिक्विड में सेम फॉर्मूला है, 1/f इज इक्वल टू n2/n1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू, अब n2 कितना है, n2 है 1.5, n1 कितना है, हाँ n1 चेंज हो गया, दैट इज 1.25 माइनस 1, ठीक है, इंटू 1/r1 10 है, माइनस ऑफ माइनस प्लस 1/20, 1/f इज इक्वल टू, अब 1.5 माइनस 1.25 विल बी 0.25, 0.25 डिवाइड बाई 1.25 इंटू 1/10 प्लस 1/20 कितना होगा 20, अगर एलसीएम लूंगा तो यहाँ आ जाएगा 2 + 1, राइट, तो अब देखते हैं यहाँ भी 2 + 1 ही होगा, 1 + 2 या 2 + 1 दोनों सेम ही है, राइट, हाँ 2 + 1, फिर भी आप लोग मंदबुद्धि हो तो आप लोगों को समझ में आएगा। देखो 1/f इज इक्वल टू, अब ये कितना होगा 25/125, दिस 5 टाइम्स 1/5 इंटू 3/20, तो यहाँ से अगर देखो मैं फोकल लेंथ कितना होगा, तो फोकल लेंथ हो जाएगा उल्टा, तो f विल बी इक्वल टू 5 इंटू 10 20 100 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर, तो 40/3 सेंटीमीटर एयर में होगा, 100/3 सेंटीमीटर लिक्विड में, ठीक है, तो फोकल लेंथ दोनों का अलग अलग होगा डिपेंडिंग ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये क्या है, एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ 2 times enlarged real image when an object is kept 16 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, ठीक है, 2 times enlarged image मतलब m कितना है हमारा 2 है, दैट इज नथिंग बट v इज इक्वल टू 2u, डन। ऑब्जेक्ट कहाँ है, u इज -16 सेंटीमीटर। चलो दिस लेंस इज कट इनटू 2 आइडेंटिकल प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, जब 2 आइडेंटिकल प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में कट करेंगे तो याद रखो फोकल लेंथ डबल हो जाएगा। चलो इफ द ऑब्जेक्ट इज अगेन केप्ट 16 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द one of these lens, then find nature and the position of image formed। चलो देखते हैं, सबसे पहले इसका फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, उसके बाद इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, राइट, हाँ, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v कितना है, v है 2u मतलब 32, ओके, माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा 1/16, तो अब 1/f इज इक्वल टू 16 और 32 का एलसीएम 32 होगा, यहाँ आएगा 1 + 2, इट इज नथिंग बट 3/32, तो यहाँ से f क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू 32/3 सेंटीमीटर, ओके डन। इनिशियली फोकल लेंथ आ गया। अब क्या बोल रहा है कि लेंस को 2 आइडेंटिकल प्लेनो कॉन्वेक्स मतलब ऐसे डिवाइड कर लिया, जब ऐसे डिवाइड करेगा बीच से तो नया फोकल लेंथ होगा दैट विल बी 2 times of f, अगर ऐसे कट करेंगे तो फोकल लेंथ सेम ही होगा, बट अगर ऐसे कट कर देंगे तो फोकल लेंथ डबल हो जाएगा, तो यहां से हम लोग नई इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं, 1/f डैश इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है, तो 1/f डैश कितना होगा 2 times of f मतलब 64/3,
कितना हो जाएगा 64/3, मतलब 3/64 इज इक्वल टू 1/v डैश निकालना है हमें, माइनस 1/u कितना है -16। ओके, तो ये इधर आएगा, तो 3/64 माइनस 1/16 इज इक्वल टू 1/v डैश। 64 एलसीएम हो जाएगा, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/v डैश। तो अब यहाँ से देखेंगे तो 3 माइनस 4 इज -1/64 इज इक्वल टू 1/v डैश। देयरफॉर v डैश क्या आएगा, दैट विल बी -64 सेंटीमीटर। मतलब जो इमेज होगी वो कैसी होगी, पहले तो इन्वर्टेड, रियल सेम साइड हो रही है, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड भी होगी। क्यों? क्योंकि देखो 16 64 4 टाइम्स एनलार्ज्ड है, ठीक है, तो एनलार्ज भी होगी, रियल भी होगी और इन्वर्टेड भी होगी। डन, इजी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला आखिरी क्वेश्चन हमारा, ठीक है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इक्विकॉन्केव लेंस, ओके, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 when it is kept in a medium of refractive index 1.4। ये पहला वाला 1.5 है इसमें टेक्स्ट बुक में और दूसरा वाला 1.4 है। टू हैव अ पावर ऑफ -5 डायोप्टर, ठीक है, पावर अगर -5 है तो फोकल लेंथ क्या होगा, f इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/5। हाँ, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में, तो मतलब -20 सेंटीमीटर दिस और फोकल लेंथ। ये मीटर में आएगा तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए किसका, कॉनकेव लेंस का। तो क्या फॉर्मूला है, 1/f इज इक्वल टू μ2 यानी n2 by n1 minus 1 into 1/r1 minus 1/r2, ठीक है। तो 1/f कितना है -20 इज इक्वल टू n2 कितना है, n2 है 1.5, n1 कितना है 1.4 -1 into 1/r1 कितना है, r ही है। अच्छा, ये वाला -r होगा राइट, क्योंकि इस साइड, और ये वाला +r होगा, तो ये एज इट इज -1/r रहेगा। तो ये क्या होगा, -1/20 इज इक्वल टू 1/1.5 डिवाइड बाई 1.4 -1। तो ये कितना होगा 1.5 डिवाइड बाई 1.4 -1, 1.5 minus 1.4 is 0.1, 0.1 divided by 1.4 is equal to into -2/r, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/20 इज इक्वल टू -2/14r लिख सकता हूँ मैं, हाँ लिख सकता हूँ, 0.2/1.4 आएगा तो 2/14 लिख सकता हूँ, 2 1s are 2 7s are। तो यहाँ से क्या होगा, r इधर जाएगा 20 इधर आएगा और ये माइनस से माइनस चला जाएगा, तो बचेगा क्या, r इज इक्वल टू 20/7। कितना होगा 20/7, r इज इक्वल 2.666 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट इक्विकॉन्केव लेंस, ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रिज्म के बारे में और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के बारे में। उसके आखिरी लेक्चर में हम लोग बात करेंगे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोस्कोप के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय।